हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसमें हमने एक लेक्चर कर लिया था। हमने उसमें पढ़ा था कि बायो-सावर्ट लॉ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। फिर हमने उसके बारे में मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करा था। मैग्नेटिक हमें पढ़ना क्यों है इस चैप्टर को, उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा करी थी। और मैग्नेटिक फील्ड सबसे लास्ट में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर और फाइनाइट वायर, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर। 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब उसमें 2 चीज़ें, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किससे करते हैं, वापस एक बार बताया था। मैग्नेटिक फील्ड को आपको बी वेक्टर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बी वेक्टर के इसके कितने नाम होते हैं। पहला इसको बोल सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड बता दें, तो आप समझिए मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछा हुआ तो बी निकालना है। या फिर बोल सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर भी क्या आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है। अगर बोल दे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स डेंसिटी ए भी अपना मैग्नेटिक फील्ड ही है, इसको भी मैग्नेटिक फील्ड ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे फ्लक्स डेंसिटी फाई इक्वल टू बी ए होता है, तो अपना फ्लक्स डेंसिटी होता है कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड ही होगा, ठीक है। तो आपको 3 तरह से इसको बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। आपको तीनों को समझ जाना है, मैग्नेटिक फील्ड ही पूछा हुआ है। फिर मैग्नेटिक फील्ड के मैंने फॉर्मूले बताए थे, बायो-सावर्ट लॉ, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड ओवर आर वेक्टर का मॉड का क्यूब। अच्छा, ये हमने बता दिए थे। अब उसके पहले याद करो, मैंने वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म दोनों बताए थे। और उसके बाद मैंने बताया था कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फाइंड करने के लिए 2 लॉ हैं। पहला लॉ है राइट हैंड पाम रूल और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने बताया था अगर कोई सी वेक्टर इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दे रखा है, तो हमने बोला था सी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी, बट ए और बी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे, ठीक है। फिर हमने कट कर दिया, मतलब नहीं हो सकते हैं परपेंडिकुलर, में भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ऑलवेज के लिए केस सत्य नहीं होगा, ठीक है, ऑलवेज के लिए केस गलत हो जाएगा, बट ये दोनों ऑलवेज सत्य होंगे। ये चीज़ हमने बता दिया था। अब इसी चीज़ को हम आगे लेके बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बताया था उसका रीजन क्या है कि जो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की तरह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है अपने को, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है बी इक्वल टू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर फॉर डायरेक्शन, अगर आपको डायरेक्शन केवल निकालना है तो केवल इस चीज़ का यूज कर लें कि डीएल क्रॉस आर इक्वल टू बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपको जितने भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसमें आप कंपेयर कर ले। इसका मतलब बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे इसके जगह पे मैग्नेटिक फील्ड के जगह पे आपने सी वेक्टर बोला था, इम्प्लाइज दैट डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और डीएल वेक्टर की जगह पे आपने ए वेक्टर बोला था और आर के जगह पे आपने बी वेक्टर बोला था। तो जो इसको कंपेयर कर लें और बोल सकते हैं आप कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा डीएल वेक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा आर वेक्टर के। ये ऑलवेज सत्य है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि बी परपेंडिकुलर होगा डीएल के हमेशा, हाँ जी बिल्कुल सत्य है, और आर के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, बट डीएल और आर एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो आपको करना ऑलवेज नहीं, नो, ठीक है। ये आपको बेसिक बात है। अब उसके बाद से हम लास्ट क्लास में पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। उसके बाद हमने केस पढ़ने वाले इस केस में, ठीक है। आपको थोड़ा फॉर्मूला मैं बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर का होता है। अब हम केस जो पढ़ेंगे तो उसमें 2 केस हम पढ़ चुके हैं, 3rd केस हम पढ़ रहे हैं, केस नंबर 3। अगर सोचो कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है और वायर दे रखा है, कुछ वायर इस तरीके से दे रखा है,
ठीक है। और एक साइड में तो इनफाइनाइट वायर है, एक साइड में कैसा वायर है, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। और दूसरे साइड में फाइनाइट है, इधर तो है इनफाइनाइट और इधर है फाइनाइट। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लेते हैं इससे थोड़ा सा ऊपर है कहीं यहाँ पे, ये दूरी दे रखी है r और यहाँ पे कोई पॉइंट है p, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, आपको जो फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फील्ड का वो पता है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला अपना होता है, ठीक है। इस कॉर्नर में नहीं लिखना चाहिए मुझे, एक मिनट में इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा। अच्छा, अब उसके बाद से हमें एंगल लिखना है। मान लेते हैं इस केस में दो इसमें केस बनते हैं। फर्स्ट केस है, इसमें दो वैरायटी कैसे होगा, सेकेंड वैरायटी में लिख के देता सेकेंड नेक्स्ट पेज पे, कि अगर एक कोई वायर है और वायर के यहाँ पे ही आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन, और ये इधर इनफाइनाइट वायर है। अब बोलोगे इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर कैसे बता रहा हूँ, इसमें जो एंगल दे रखा है वो नीचे से दे रखा है थीटा, ठीक है, और पीछे वाले में दे रखा था एंगल वायर से थीटा दे रखा था, ठीक है। अब इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है दोनों ही केस में। तो सबसे पहले फॉर्मूले में आप ये समझ जाओ कि B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D में D इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा A होगा, मतलब D परपेंडिकुलर हमारा रेड वाला होगा, तो D परपेंडिकुलर आपको निकालना पड़ेगा ट्रायंगल से। तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस पता है, क्योंकि 90 के सामने का हाइपोटेनस R है, तो क्या लगाएंगे, और हमें क्या पता करना है, थीटा के सामने का परपेंडिकुलर पता करना है, तो साइन थीटा लगा लूंगा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखो, तो साइन थीटा इक्वल टू D परपेंडिकुलर अपॉन R, तो यहाँ से D परपेंडिकुलर इक्वल टू R साइन थीटा, ठीक है। अपना D परपेंडिकुलर आ गया। उसके बाद आपको एंगल लिखना है, क्या लिखना है, एंगल लिखना है थीटा 1 थीटा 2। अच्छा, एक साइड में तो इनफाइनाइट है, तो अगर मैं अपर एंड की बात करूँ तो अपर एंड के लिए कितना मुंडी घुमाना पड़ेगा मेरे यहाँ से, 90 डिग्री, कितना घुमाना पड़ेगा, तो आपका थीटा 1 जो आ गया वो 90 आ गया। थीटा 2 आपको एक बार चलना है क्लॉकवाइज, तो दूसरी बार चलना है एंटी क्लॉकवाइज, बस परपेंडिकुलर से ही चलते हैं, ठीक है। थीटा 1 एंड थीटा 2 टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर एंड अपोजिट सेंस। तो एक बार आपने ऊपर जाना, दूसरी बार नीचे चलना पड़ेगा, मतलब आपको ऐसे चल के इस लोअर एंड के लाइन पे आना पड़ेगा। तो लोअर एंड के लाइन के लिए घूमने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ा, तो थीटा 2 आपका मेरे हिसाब से 90 माइनस थीटा है। क्यों भाई, क्योंकि ए थीटा तो 90, तो 90 माइनस थीटा। अब तो हो गया क्वेश्चन। बेसिक तीन चीज थी, आर परपेंडिकुलर निकालना, थीटा 1 निकालना और थीटा 2 निकालना। अब फॉर्मूला पुट करो। अब फॉर्मूला क्या कहता है, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D परपेंडिकुलर साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो बुक में जो स्पेशल केस आपके बुक में बना के दे रखा हो, ये दे रखा होगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D परपेंडिकुलर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला बना के दिया होगा। तो फॉर्मूला बना के दिया होगा, आपको समझ जाना, फॉर्मूला तो अपने आप बन जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखिए, D परपेंडिकुलर जगह पे क्या लिखेंगे आप, R साइन थीटा, क्योंकि R की वैल्यू आपकी दे रखी है। समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन ले लेता है जिससे आपको समझ में आ जाएगा, और दूसरा केस भी आपको समझाने के बाद लेता। अगर थीटा ए दे रखा है, तो इस केस में अगर आपको R परपेंडिकुलर निकालना है, तो देखें आपको R परपेंडिकुलर अगेन आपका D परपेंडिकुलर यही होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो मेरे हिसाब से 90 माइनस थीटा है, तो आपको यहाँ पे कॉस यूज करना पड़ेगा, कॉस थीटा इक्वल टू, क्योंकि आपको बेस फाइंड करना है, क्या इसके करेस्पॉन्डिंग, क्या अपना ये भी D परपेंडिकुलर ही है, ये भी तो D परपेंडिकुलर, दोनों इक्वल ही तो है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो, और ये R दे रखा अपना हाइपो की वैल्यू, इसकी R दे रखी है, तो कितना हो गया बेस अपॉन हाइपो, तो D परपेंडिकुलर
अपॉन आर, तो डी परपेंडिकुलर इजकल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, डी परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। अब एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल अगेन, एक एंगल तो अपना 90 होगा, अपर एंड का एंगल, उसमें नो डाउट। ये हो गया θ1 इजकल टू 90। θ2 की बात करते हैं। अगर जेड फॉर्मेट आप देखें मेरे, अगर मैं बना रहा हूँ जेड फॉर्मेट, उसको ध्यान से देखना। ये देखिए जेड फॉर्मेट दिख रहा है अपना। तो ए एंगल जो होगा इस एंगल की इक्वल होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। हमने इसमें ऊपर घूमा तो इसमें नीचे घूमना पड़ेगा, तो एंगल कितना हो गया, थीटा। समझ में आया? तो आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी परपेंडिकुलर साइन थीटा 1, मतलब साइन 90, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा का थीटा ही है वो, तो ये फॉर्मूला हो गया अपना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं जिससे अपने को समझ में आएगा। सपोज करो मैं बोलूं इनफाइनाइट वायर, ठीक है, नीचे नहीं लेते हैं, नीचे वाले में कंफ्यूजन होगा। एक काम करता हूँ, पहले सारे केस बताया था फिर क्वेश्चन लेता कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो इसमें केस थर्ड होगा, केस फोर्थ ले लेता हूँ मैं। तो केस फोर्थ में अगर बात करूँ मैं, तो इसमें क्या होगा, वायर तो ऐसा ही है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसके नीचे प्रेजेंट है, इधर के। ठीक है, अब इसमें भी दो केस अगेन। एक बार एंगल जो है इस वायर से लिया गया है थीटा, और नेक्स्ट केस में जो एंगल है वो कहाँ से लिया गया है, बेस से लिया गया है। ठीक है, यहाँ से इसका एंगल जो दे रखा है बेस से, वो दे रखा अपना थीटा। ठीक है, ये दो केस हैं। एक साइड में अगेन इधर इनफाइनाइट है, या फिर यहाँ से बेस से ले ले एंगल। हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये बेस से एंगल इसमें दे रखा है, और करंट ऐसे ऊपर फ्लो हो रहा है, और इस वाले में क्या दे रखा है, करंट ऊपर फ्लो हो रखा है, लेकिन एंगल कहाँ दे रखा है, वायर से एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, अब इन दोनों केस में हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अगेन वही कहानी करने वाले हैं अपन लोग। अब यहाँ पे अगेन डी परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो डी परपेंडिकुलर के लिए आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो डी परपेंडिकुलर आपका ए हो जाएगा, रेड वाला जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल में अगर आप रेड वाले को देखें तो सामने वाला है, तो साइन थीटा यूज करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो डी परपेंडिकुलर, तो डी परपेंडिकुलर इजकल टू आर साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा यूज करके देख लेना। वेयर आर क्या है, ये जो टेढ़ा वाला दूरी है, आर दूरी दे रखा है। ठीक है, अगले में देखें, अगर ए एंगल थीटा है तो मेरे हिसाब से ए भी एंगल थीटा ही होगा। इसमें जो डी परपेंडिकुलर निकालेंगे, कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, क्योंकि बेस हमें निकालना है इसका। ठीक है, ये बेस निकालना है तभी तो अपना आएगा, क्योंकि ये पूरा स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जो भी हो गया, तो अपने को ये चीज़ निकालना है। तो अपने यहाँ पे आ जाएगा डी परपेंडिकुलर इजकल टू आर कॉस थीटा। ध्यान से देखें, इन दोनों केस में अभी आपको दिखा दूंगा क्या मैं बताना चाहता हूँ। ये डी परपेंडिकुलर इजकल टू आर कॉस थीटा आ गया। बाकी फॉर्मूला वही लगाना है, θ1 θ2। उसके बाद दूसरी बात इसमें जो देखने वाली है, अब एंगल का कमाल है। अगर मैं अपर एंड की बात करूं तो एंगल जो लेते हैं परपेंडिकुलर से लेते हैं, तो इस रेड वाले लाइन से लेंगे, एक बार अपर एंड का तो दूसरी बार लोअर एंड का। एक बात समझ लें कि अगर आपने अपर एंड में मुंडी घुमाई है तो सबसे ऊपर वाले को देख कर आना। ऐसा है कि मुंडी यहाँ पे घुमाई, यहाँ पे आप एंगल देख लिया, काम खत्म नहीं। आपको जब तक पूरे ऊपर वाले को खत्म नहीं करना, तब तक आपको वहाँ पे हार नहीं मानना है। तो अगर आपने ऊपर चलना स्टार्ट कर, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जाओ, सबसे ऊपर वाला पॉइंट इनफाइनाइट पे है, तो उसके लिए 90 डिग्री घूमना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से θ1 हो गया 90 डिग्री,
और θ2 के लिए आप दूसरे सेंस में चलेंगे, मतलब दूसरे डायरेक्शन में चलेंगे। दूसरे डायरेक्शन में चलने के लिए परपेंडिकुलर से घूम के ऐसे उल्टा घूम के आएंगे आप इतना डिग्री। एक कितना घूमा, एक घूमा अपना 360 माइनस θ2 इजकल टू 360 माइनस 5। 360 माइनस, अगर ये एंगल थीटा है तो 90 है, तो 5 है, और 5 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू है 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो गया अपना 360 माइनस 5। समझ में आया। अब वापस से अपने को फॉर्मूला लगा देना है, बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपन 4πd साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अच्छा, तो ये हो जाएगा बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 मतलब कि 1 साइन 90 थीटा 1 90 प्लस साइन 360 माइनस थीटा 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा अपना माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd परपेंडिकुलर 1 माइनस साइन 5 की वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा मतलब हो गया कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपका अगर ऐसे है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अपना। ये सारे केस है, आप याद रखो तो अच्छी बात है, समझ लो तो और सबसे अच्छी बात है। ये मैंने केस नंबर 4 बताया, इसमें भी 2 केस बताया मैंने, एक केस और बताऊंगा, इसमें 2 वैरायटी हो सकते हैं। अब इसमें आर इजकल टू क्या, डी परपेंडिकुलर इजकल टू आर कॉस थीटा आ गया, तो इसमें अंतर बस यही आएगा, जहाँ पे कॉस आया वहाँ पे साइन आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो अब इसमें अपन लोग को थीटा 1 थीटा 2 देखना है, तो थीटा 1 अगेन हम जानते हैं अपर एंड का एंगल होता है और परपेंडिकुलर से लेते हैं, तो जहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर अपने केवल नहीं लेना, नीचे वाले को, कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो मिलता हुआ रहेगा वही अपने को डी परपेंडिकुलर होगा। थीटा 1 हो गया 90 डिग्री, कि ऊपर वाले एंड पे जाना है, तो ऊपर वाले एंड तो भाई 90 डिग्री पे है, तो थीटा 1 हो गया 90, और थीटा 2 लोअर एंड का एंगल, तो उसके लिए अपोजिट सेंस में घूम के आपको जाना पड़ेगा, तो ऐसे घूम के आप ऐसे आए, तो कितना हो गया 360 माइनस थीटा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं माइनस थीटा, दोनों बात बराबर होता है। अच्छा, तो अगेन आप फॉर्मूला लगा देंगे, बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, बी इजकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 मतलब साइन 91 प्लस साइन थीटा मतलब हो जाएगा साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। क्या मैंने यही बोला था, वहाँ पे कॉस की जगह पे साइन आ जाएगा। अब इस चारों फॉर्मूलों को ध्यान से देखें एक बार, आपको चीज़ें कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगी। सबसे पहला वाला जो केस मैंने लिया था, उसमें अगर मैंने एंगल वायर से लिया है तो आपका यहाँ पे साइन आता है और बीच में प्लस आता है, और अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर के ऊपर है तो बीच में प्लस आएगा। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर के नीचे है, वायर तो यहीं तक था, ठीक है ना, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट वायर के नीचे है तो बीच में माइनस आना कन्फर्म है। देखो दोनों कैसे बीच में माइनस आएगा। उसके साथ साथ अगर एंगल वायर से दे रखा है तो यहाँ पे साइन आएगा। ठीक है, अगर एंगल वायर दे रखा है तो साइन आएगा, एंगल वायर दे रखा है तो यहाँ पे कहाँ आएगा, कहाँ क्या, हाँ कहाँ गया, हाँ एंगल अगर वायर्स दे रखा है तो अगर ऊपर पॉइंट है साइन आएगा, नीचे पॉइंट है तो कॉस आएगा, नीचे पॉइंट है तो कॉस आएगा, मतलब दोनों का उल्टा हो जाएगा। और अगर बेस से दे रखा है जहाँ पे कॉस आएगा उसका साइन आएगा, और डी परपेंडिकुलर आप निकालना जानते हो। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको सारे केस आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक इनफाइनाइट वायर है जो ग्राउंड से किसी एंगल पे है, एंगल दे रखा है, ठीक है ऐसे, और एंगल दे रखा है ग्राउंड से 37 डिग्री। है और उसने बोला कि यहाँ से कोई पॉइंट है जो कि
यहाँ से ए दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, ए दूरी पे कोई पॉइंट है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है, ठीक है। मतलब इस वाले इससे एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, आई बात समझ में। हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीन पॉज करें और ट्राई करने की कोशिश करें, बाकी मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। ओके ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। अब समझे कि आपको कौन सा वाला केस है। अब इसमें कोई केस नहीं दिख रहा है, तो अपने को या तो दो काम कर सकते हैं, इसको पूरे फिगर को पकड़ के आप ऐसे सीधा कर लें, या फिर ऐसे ही देखने की कोशिश करें। मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, बाकी आपको बाद में सीधा भी कर दूंगा। देखो मैं कैसे देखूंगा, वायर को थोड़ा एक्सटेंड करो अपने डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए, और कोई काम नहीं है। तो ऐसे वायर को डॉट डॉट एक्सटेंड करा, और तो हमने डी परपेंडिकुलर देखा, अपने पास डी परपेंडिकुलर मेरा कुछ ऐसे आया, ये अपना डी परपेंडिकुलर आया रेड वाला। तो मेरे हिसाब से अगर ये 37 है तो 90 है, तो ये मेरा 53 है। ये कितना है, 53। तो मैं करूँगा डी परपेंडिकुलर इक्वल टू ए साइन 53, ए साइन, और साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 53 की वैल्यू देखो, अगर याद नहीं है तो आप एक काम को ट्रायंगल को याद रख लो ऐसे। सबसे बड़ा 5 दिख रहा है, उससे बड़ा है मान लो 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। तो अगर जो बड़ा साइड है उसके सामने का एंगल बड़ा होगा, जो छोटा है उसके सामने का एंगल छोटा होगा, सबसे बड़े के सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा। तो आपको साइन 53 थी, तो साइन 53 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5, तो 4/5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4a/5। ये अपना डी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब देखें, कलर में चेंज कर लेता, विजिबल नहीं होगा तो, ठीक है। डी परपेंडिकुलर अपना आ गया 4a/5। इसके बाद अपन लोग को चाहिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके। तो अब एंगल का यहाँ पे काम है, तो एंगल एक तो एंगल आपका इनफाइनाइट है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इनफाइनाइट अनंत है एक साइड में, तो यहाँ पे एक एंगल तो 90 हो जाएगा, क्योंकि एंगल तो हम यहीं से लेंगे। तो θ1 तो भाई मेरा 90 हो गया। θ2 की बात करते हैं। θ2 के लिए क्या मैं उल्टा चलूंगा, और उल्टा चल के मैं लोअर एंड तक आऊँगा। लोअर एंड मेरा कहाँ पे है, लोअर एंड इस पॉइंट पे यहाँ पे आके जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट से लोअर एंड का जुड़ाव कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अब ए एंगल में मेजर कर लूंगा, तो θ2 इक्वल टू 360 माइनस कितना, ये तुम्हारा जो दे रखा है इसकी वैल्यू अगर थीटा मान लूँ मैं, तो 53 है, तो ये मेरा थीटा है, ठीक है ना। ये 37 है, कितना है, ये छोटा वाला एंगल 37, देखे ध्यान से, ये एंगल कितना है 37, ठीक है। तो 37 तो थीटा था, तो थीटा मान लिया मैंने, ठीक है। तो क्या मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, अब क्वेश्चन सॉल्व है। तो क्या करूँगा, b इक्वल टू μ0I/4 डी परपेंडिकुलर 1 प्लस 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। थीटा कितना है 37 डिग्री। अब सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू b इक्वल टू μ0I/4 और a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू अपनी 4a/5, 5 ऊपर चला गया। अच्छा, 1 माइनस साइन 37, साइन 37 की वैल्यू 3/5, 3/5 मतलब 5, 2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 μ0I/16 16πa, और इधर आ जाएगा अपना माइनस करने पे 2/5, ठीक है। 5 ने 5 को मार दिया, इसने इसको मार दिया, आंसर आ जाएगा μ0I/8πa, 8πa। अब डॉट आएगा, क्रॉस आएगा, वो देख ले। अगर वायर में करंट ऊपर फ्लो कर रहा था तो अंगूठा ऐसा रख ले करंट के डायरेक्शन में, उंगली इधर फैला दे, पाम मेरा नीचे आया, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो आई क्रॉस में आई, और आंसर अपना μ0I/8πa है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से नहीं अपनी बुक से लेता हूँ, ठीक है। आपके जो मॉड्यूल से हैं वो क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ इधर से, फोटो लाइब्रेरी, और इसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये ले लेता हूँ मैं। सिंपल है तो क्वेश्चन, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है,
फिगर सो इसमें दिया हुआ है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, बिल्कुल जो बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है एक, ठीक है। अब फिगर शोन इन द स्क्वायर लूप साइड ए फ्रॉम द यूनिफॉर्म फाइंड स्क्वायर है, किसी साइड का ए मान लेते हैं और हमें फाइंड करना है कनेक्टेड बिटवीन, ठीक है। कहाँ मैग्नेटिक सेंटर में फाइंड करना है, ठीक है। सेंटर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है, तो सॉल्व करके देखें। अब मैं इसको अगर मैं बोलूँ, अच्छा एक दो बात आपको और बता दूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे यहीं पे कोई वायर दे रखा है ऐसे कोई, ठीक है, कोई भी एक वायर दे रखा है, अगर एक और केस मैं बता दूं यहाँ पे, लास्ट केस 6 या 5 जो भी केस है, अगर कोई वायर ऐसे है और हमें मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है इस वायर के अलोंग कोई पॉइंट दे रखा है यहाँ पे P, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है। पूछा मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट कितना होगा, जबकि ये दूरी दे रखी है R, कितनी दूरी दे रखी है, R दे रखी है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो आपको कितना इसमें वो पूछा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आपको निकालना है। तो आप ये समझ लें, अगर ऐसा है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, और डीएल वेक्टर क्या करंट के अलोंग है, डीएल वेक्टर कैसे होता है करंट के अलोंग, और आर वेक्टर यहाँ रेड वाला है और डीएल वेक्टर ब्लैक वाला है, क्योंकि करंट के अलोंग डीएल वेक्टर है और दोनों पैरेलल हैं। और डीएल अगर क्रॉस आर करूँ तो लिखूंगा मैं डीएल आर साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। अगर 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया, क्योंकि म्यू नॉट आई/4 पाई तो कांस्टेंट है, इनटू 0 कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा 0 हो गया। इसलिए आप याद रखें, अगर कोई पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है उस वायर से पास हो रहा है जिस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो आप मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से 0 होता है। अब जो ये क्वेश्चन है इसने वो वायर दे रखे हैं, तो सबसे पहले वायर जो है, ये जो ए वाला वायर है, इस वायर की वजह से नहीं है क्योंकि सेंटर से ही पास कर रहे हैं। तो अपना जो स्क्वायर बनाऊंगा मैं, जो स्क्वायर बना, इस स्क्वायर के जो सेंटर हैं, ठीक है। अब इसके जो सेंटर्स हैं उसको डॉट डॉट कर देता मैं। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटर है उस वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है इस सेंटर पे, इसके पूरे वायर की वजह से। अब देखें, अब इसके नामकरण दे रखे हैं इस पॉइंट का A, B, C, D, और करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है और फिर यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक इधर जाता है एक इधर जाता है, फिर इसमें चला जाता है, फिर यहाँ से मिल करके फिर यहाँ से निकल जाता है। इस बीच वाले सेगमेंट को करंट नहीं फ्लो, डॉट डॉट मैंने करा ना, इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो हम जानते हैं, सबके नामकरण कर देते हैं कि वायरों के नाम, वायर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आप बताएं मुझे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से 0 हो रहा है। मेरे हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 6 इक्वल टू 0, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ही पास हो रहा है, अभी पीछे बताया था मैंने। अब बाकी बच्चे 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब अगर किसी एक का निकालते हैं, अगर मैं 2 की बात कर लेता तो ए वाला वायर हो गया 2। अगर मैं एंगल की बात करूँ तो यहाँ से जो डी परपेंडिकुलर आएगा और जो एंगल आएगा सबके लिए इक्वल होगा, ठीक है। यही जो होगा ये दूसरे वाले के लिए भी होगा। इसको डिफरेंट कलर से बनाता, देखिए इसका जो डी परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ये सारे एंगल आपस में इक्वल हैं, सब इक्वल हैं। तो एक काम करते हैं,
किसी एक का निकाल लेते हैं, उसका डबलिंग कर देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से नीचे आ रहा है, इसकी वजह से भी नीचे आ रहा है, तो इसका दोनों का नीचे आएगा 2 टाइम, तो एक का निकाल के डबल कर ले, मैग्नीट्यूड वाइज इन दोनों का सेम आएगा। ऐसे इधर वाले का इसके वजह से ऊपर, इसकी वजह से ऊपर, तो इधर का 2 टाइम, तो मैं बोलूँ एक वायर का जो इफेक्ट है बी है, मान लेते हैं किसी एक वायर का इफेक्ट कितना है, लेट एज्यूम दैट, लेट, ऐसा मैं क्यों एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि सारे वायर सिमेट्रिक हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 इज बी एंड सेम, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड 2 और 5 का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 5, सेम डायरेक्शन, और वो कैसे होगा, क्रॉस साइड में, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड 3 इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड 4, ये भी होगा आपस में सेम डायरेक्शन में, और ये होगा डॉट में। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका अगर ऊपर वाले का हो जाएगा 2b क्रॉस में और 2b डॉट में, ठीक है। तो बी नेट अगर लिखूंगा मैं तो 2b प्लस 2b, और चूंकि एक डॉट है तो डॉट को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो हमने मान लिया डॉट को क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, और क्रॉस को क्या मान लिया आपने, नेगेटिव मान लिया। तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0 हो गया। तो बी नेट आपका 0 है। बाकी अगर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बी का मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल सकते हैं, देखें किसी एक वायर को ले ले, और अगर स्क्वायर है तो मेरे हिसाब से 90 डिग्री होगा, तो ए एंगल 45 हो जाएंगे आपस में, ठीक है। ये दोनों एंगल कितने 40, तो θ1 अपना कितना हो जाएगा 45 डिग्री अपर एंड का एंगल, और θ2 लोअर एंड का एंगल, वो भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना, दोनों 45 हो गए। तो मैग्नेटिक फील्ड आई दे रखा है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, कितना हो जाएगा a/2, कितना हो जाएगा a/2, तो a/2 ते हो जाएगा a/2 साइन 45 2 साइन 45 2/√2। देखो क्या क्या गया, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बी की वैल्यू हो जाएगी, इससे मर जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और ऊपर हो जाएगा √2, ठीक है। अब नीचे हमें √2 चाहिए ही नहीं, तो रेशनलाइज करने के लिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो √2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ठीक है, एक बी का। बाकी हम ऐड करके 0 तो ला ही चुके हैं, ठीक है। बी के मैग्नीट्यूड इतना हो गया, बाकी नेट कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, चलिए आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद से और भी क्वेश्चन अगर लेना चाहें तो और भी 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन और भी था मेरे पास, एक अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें क्या था कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था एट ए सी डी, हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड एट ए सी एंड डी, तीनों पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। चलिए करते हैं भाई। और उसके बाद से पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द ए सी डी वेयर वी 0, क्या पूछा है, इन द फिगर शोन देयर 2 पैरेलल वायर ऑफ 2i एंड i, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऑन द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ वायर इज ऑल्सो प्लेन ऑफ द, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द मेंशन्ड फाइंड बी एट ए सी डी, ठीक है, डिस्टेंस मेंशन्ड है उसमें। पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ए सी डी वेयर मैग्नेटिक फील्ड बी 0, मतलब वो पूछा हुआ है कि ए सी डी पे मैग्नेटिक फील्ड 0 कहाँ होगा, ए सी डी पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ 0 होगा, ठीक है। पहले तो बी बताना और तीनों में से कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, ए बी अपनों को बताना है। तो अगर पहला कर रहे हैं दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए एक एक करके ट्राई करते हैं। अब देखें, पहले 2 वायर बना ले जिनकी बीच की दूरी a है,
ठीक है। पहले वाले में करंट कितना फ्लो हो रहा है भाई, पहले वाले में करंट फ्लो हो रहा है 2I ऊपर के साइड में, दूसरे वाले में करंट फ्लो हो रहा है नीचे के साइड में I, ठीक है, और डायरेक्शन मैटर करेगा। अब बोला हुआ है यहाँ से फर्स्ट वाले वायर से कितना दूरी पे, फर्स्ट वाले वायर से A दूरी पे और सेकेंड वाले वायर से कितना दूरी पे, देखे ध्यान से। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले वायर से, यहाँ पे कोई पॉइंट A है जो कि A दूरी पे है और इससे इस वाले से दूरी जो है 2A हो गया, ठीक है ना। अच्छा, और ये वायर कैसे, इनफाइनाइट वायर है, कुछ नहीं बोले तो क्या बोलना अपने, क्या मानना अपने को, इनफाइनाइट वायर मान के चलना है, क्योंकि फाइनाइट उसने यूज नहीं करा तो हम इनफाइनाइट ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट वायर है दोनों साइड में। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक, मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो अब वायर इसका नाम फर्स्ट, इस वायर का नाम सेकेंड, तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर की वजह से ऊपर के साइड में आएगा ए पॉइंट पे, राइट हैंड पाम रूल करता है, करंट के डायरेक्शन में थंब रख लिया और उंगली वहां पर, जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ए की तरफ उंगली फैला है, पाम हमारा ऊपर आएगा, ठीक है, ड्यू टू 1। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πA, सॉरी 2πA, सेम इनफाइनाइट वायर है तो 2πA हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको बताया था इनफाइनाइट वायर के लिए, म्यू नॉट आई बाई 2πD होता है और D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, और इसमें I कितना है, 2I है, I कितना है इसमें 2I, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन πA, और इसमें आया था डॉट, ठीक है। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड आ गया फर्स्ट वाले का। ऐसे B2 का जब निकालेंगे तो थंब नीचे लगाएंगे और इसका पाम हमारा अंदर आ रहा है, मतलब क्रॉस आएगा, तो B ड्यू टू 2, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2π, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2A, तो हो जाएगा अपना म्यू नॉट आई अपॉन 4πA, और एक क्रॉस में आएगा क्या, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज कितना होगा। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, ऑब्वियसली जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा होगा, तो डिनोमिनेटर इसका छोटा है तो आप कॉमन ले लें, म्यू नॉट आई अपॉन πA कॉमन, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, और आंसर आएगा जिसका बड़ा होगा वो उसका आंसर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं आ रहा है, इतना आ रहा है, तो आप सॉल्व करें तो 3/4, तो आएगा B एट ए, मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और 3/4 म्यू नॉट आई अपॉन πA, 4πA, और आएगा डॉट। ये अपना आंसर हो गया फर्स्ट वाले का, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऐसे आपको बी पॉइंट पे निकालना है और सी पॉइंट पे निकालना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, अगेन वापस डायग्राम बना लेते हैं अपन लोग। इनफाइनाइट वायर है और अब देखें इनके बीच की दूरी दे रखी है यहाँ पे A, और इससे भी है A/2 दूरी, इससे भी A/2, इससे भी A/2, यहाँ पे कोई पॉइंट B है, ठीक है। ये डिस्टेंस बनाया हूँ, ठीक है ना, कोई पॉइंट नहीं है, बस डिस्टेंस बनाने के लिए मैंने ऐसे बनाया है। तो दूरी हो गई A/2। अच्छा, इसमें करंट ऊपर फ्लो हो रहा था, इसमें करंट नीचे फ्लो हो रहा था, इसमें करंट 2I फ्लो हो रहा था, इसमें करंट I फ्लो हो रहा था, ठीक है। अब वायर के नाम लिख लेते हैं, वायर फर्स्ट और वायर सेकेंड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अंदर के साइड में आएगा फर्स्ट की वजह से, तो फर्स्ट की वजह से आएगा म्यू नॉट 2I, आई की जगह कितना आएगा 2I अपॉन 2πD, 2πD की वैल्यू कितनी है A/2, 2 ने 2 को मार दिया, ये आ जाएगा अपना 2 म्यू नॉट I अपॉन πA, और क्रॉस, एक क्रॉस में आ गया, ठीक है। अच्छा, B2 निकालें, B2 आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2πA/2, 2πA/2, और I की वैल्यू I थी और इसमें क्या था, इसमें भी आएगा क्रॉस, किधर आएगा क्रॉस,
ये आ गया अपना क्रॉस, तो ए 2 ने 2 को मार दिया, ए आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए और ए बी क्रॉस आया। तो यहाँ पे अगर बी नेट प्लस करूँ, बी नेट एट बी पॉइंट पे, तो क्या करूँगा, दोनों को डायरेक्टली प्लस कर दूंगा क्योंकि दोनों क्रॉस क्रॉस में है। तो मेरे हिसाब से हो जाएगा 3 म्यू नॉट अपन पाई है, कितना हो जाएगा, ऐड करने पे हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए क्रॉस में, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब एक पॉइंट और बचता है सी पॉइंट। सी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड शायद 0 आएगा, उसको भी चेक कर लेते हैं। ए बी पे निकाल लिया, अब सी पॉइंट देखें। अगर सी पॉइंट की बात करते हैं तो ए पॉइंट से जो दूरी दे रखी है वो दूरी कितनी दे रखी थी, ए दे रखा था ना, ए बी, ए सी डी है ना, तो बी नहीं था सी था, सॉरी ए बी नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड बी एट सी पॉइंट पे था, ठीक है ना, सी पॉइंट पे निकाल रहा है। अब डी पॉइंट पे निकाल रहा है, तो अब इस वायर से दूरी कितनी हो गई, इस पॉइंट की 2a हो गई। डी पॉइंट की दूरी कितनी हो गई 2a, और इससे दूरी कितनी हो गई, इससे दूरी हो गई a, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले पॉइंट से दूरी हो गई a इसकी। तो अब इसमें जो करंट है ऊपर के साइड में फ्लो हो रहा है, और इसमें करंट जो हो रहा है नीचे फ्लो हो रहा है, और इसमें I है, इसमें कितना है 2I है, ठीक है। अच्छा, इस ऊपर की वजह से इधर आया था क्रॉस, ठीक है, डॉट, और इस साइड में आएगा क्रॉस, ठीक है। करंट के डायरेक्शन थंब रखा और उंगली फैलाया, तो यहाँ पे डी पे आया मैग्नेट 1 की वजह से, 1 और 2, तो मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से आएगा म्यू नॉट आई, और 2I है तो 2 यहाँ पे लिखते हैं, अपॉन पाई 2 पाई ए की वैल्यू 2a, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करें, एक 2 ने एक 2 को मार दिया, और ये आएगा अंदर के साइड में क्रॉस में, तो हो जाएगा b1, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए और क्रॉस, ठीक है। अच्छा, ऐसे b2 निकालूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर विजुअल नहीं होगा तो देख लें, आप नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे b1 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये b1 की वैल्यू हो गई। ऐसे b2 निकालूंगा, तो b2 इजकल टू, अब इसके वजह से यहाँ पे, और ये अपना पहला वाला आया था क्रॉस में, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा वाला देखें, ऐसे तो ये डॉट में आएगा, किधर आएगा, डॉट आएगा, तो डॉट में आएगा तो यहाँ पे डॉट लगा लें। ये देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए कितना है, यहाँ पे ए है, और ये आएगा डॉट में, तो आप ध्यान से देखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए डॉट में आया। तो अगर मैं बी नेट निकालूँ डी पॉइंट पे, तो अगर मैं बी नेट की बात करूँ तो बी नेट 0 आ रहा है, क्योंकि डॉट को पॉजिटिव माना और इसको नेगेटिव माना, तो बी नेट अपना 0 आ रहा है ऐड करने पे, क्योंकि हमने क्या माना, डॉट को पॉजिटिव और क्रॉस को नेगेटिव मानते हुए, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव माना, तो बी नेट कितना आ गया 0। तो आंसर सेकेंड वाले का आंसर क्या है, एट डी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, अगले क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, बाय।